Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start numerical problem on critical path method. So problem is given here. A project has the following characteristic, right? अब एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक्टिविटीज़ है और एक्टिविटी के साथ उसका टाइम दे रखा है, ठीक है। अब कोई भी प्रोजेक्ट है वो नंबर ऑफ एक्टिविटी से कंप्लीट होता है और एक्टिविटी टाइम को कंज्यूम करती है, ठीक है। अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं सीपीएम की, जैसे कि हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था कि सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ मीन्स जब भी हम क्रिटिकल पाथ की बात करें तो क्रिटिकल पाथ में जो टाइम होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब कोई भी जो एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी सारी दे रखी है, उस एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल टाइम, ठीक है। और जो उसी की एक्टिविटी के थ्रू जो पाथ जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पाथ। और जो ये मेथड होती है उसी को हम बोलेंगे हम क्रिटिकल पाथ मेथड। जैसे कि आपके पास एक्टिविटी दे रखी है 1 to 2, टोटल टाइम ड्यूरेशन 4, 1 to 3 टाइम ड्यूरेशन 1, 2 to 4 टाइम ड्यूरेशन 1, 3 to 4 1, 3 to 5 6, 4 to 9 5. Similarly, activity 5 to 6 4, 5 to 7 8, 6 to 8 1, 7 to 8 2, 8 to 10 5 and 9 to 10 7. अब ये सारी एक्टिविटी है। अब इन सारी एक्टिविटी के बेस पर हमको क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूट टी एंड टीएल फॉर ईच इवेंट। टी का मतलब यहाँ पर होता है अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम और टीएल का मतलब होता है यहाँ पर लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम। जहाँ हम टी को अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये भी बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन, और टीएल को बोल सकते हैं हम बैकवर्ड पास कैलकुलेशन फॉर ईच इवेंट। उसके बाद अगर ये आ जाता है उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पाथ। मतलब क्रिटिकल पाथ भी फाइंड करेंगे और क्रिटिकल पाथ के साथ साथ हमें टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट भी हर एक एक्टिविटी के लिए फाइंड करना है। तो हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आप न्यूमेरिकल तो आपको दिख गया कि एक्टिविटी और टाइम, एक्टिविटी और टाइम। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए पहले 1 to 2, 1 से 3, पहले 1 से एक्टिविटी 2 परफॉर्म हो रही और 1 से 3 परफॉर्म हो रही। तो एक्टिविटी 1 2, एक्टिविटी 1 3। तो आप इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया 1, ये हो गया 2। उसके बाद में 1 से 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से 4 भी है, ठीक है। और उसके बाद 3 to 4 भी। आप देखिए 3 to 4 और 3 to 5, 3 से 4 भी निकल रहा है और 3 से 5 भी निकल रहा है। तो हम इसको इस तरह 3 to 4 और 3 to 5, ठीक है। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब देखिए 3 से 4, 3 से 5 भी हो गया। अब 4 से 9 की बात करते हैं, ठीक है। 4 से 9, उसके बाद अभी हम 4 से, अब 2 से 4, हाँ 2 से 4 भी एक एक्टिविटी है जो कि दे रखा है 2 से 4। इसको भी हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब 4 से क्या है, सॉरी 4 से 9, तो 4 से 9 एक्टिविटी तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो इसको अभी मैंने पेंडिंग रखा। पहले मैं 5 to 6 वाले को देख लेता हूँ और 5 to 7 वाले को देखता हूँ। तो 5 to 6 इस तरह, 5 to 6 और 5 to 7, ठीक है। उसके बाद
6 to 8 और 7 to 8, ठीक है। अब 6 से 8 एक्टिविटी भी जाती है, और 7 to 8, राइट। अब देखिए 8 to 10 और एक क्या है हमारे पास 4 to 9। तो देखिए इसको मैंने कर दिया 4 to 9। अब 8 to 10 भी है और 8 to 9 to 10 भी है, तो मैं यहाँ पर इस एक्टिविटी को यहाँ पर एंड कर सकता हूँ। तो ये हो गया 10, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ये आपका नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि 1 to 2 पर कितना टाइम है, 4 डेज। 1 to 3 पर कितना है, 1 डेज। 2 to 4 पर कितना है, 1 डेज। 3 to 4 पर कितना है, 1 डेज। 3 to 5 पर कितना है, 6 डेज। 4 to 9 पर कितना है, 5 डेज। 5 to 6 पर कितना है, 4 डेज। 5 to 7 पर कितना है, 8 डेज। और 6 to 8 पर कितना है, 1 डेज। 7 to 8 पर कितना है, 2 डेज। 9 to 10 पर कितना है, 7 डेज। और 8 to 10 पर कितना है, 5 डेज। तो ये 5 और ये 9 to 10 7, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर इस नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये नेटवर्क डायग्राम तो आपने 1 से स्टार्ट किया, तो एंड कहाँ पे हुआ उसका, 10 पे हुआ। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट हुआ और 10 पे ये एंड हुआ, ठीक है। तो उसी तरह हमने एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब नेटवर्क डायग्राम करने के बाद अब हमको यहाँ पर 2 तरह के टाइम को फाइंड करना है। 2 तरह के टाइम को उनसे फाइंड करना है। एक हमको फाइंड करना है होता है आपका अर्लियर ऑकरेंस टाइम, राइट। अब अर्लियर ऑकरेंस टाइम का मतलब ये होता है कि जब भी हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको एंड मतलब जो भी इवेंट 1 से स्टार्ट होता है तो एंड इवेंट कहाँ पे ख़त्म होता है, लास्ट 10 पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब हर एक इवेंट पर कुछ न कुछ एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम से हम काउंट करते हैं, तो लास्ट तक का उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन को हमको काउंट करना होता है। तो अर्लियर ऑकरेंस टाइम का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें TE, ठीक है, TE। अब TE हम बात करें 1 पर, किस पर बात करें, 1 पर, तो T1 पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 पर तो यहाँ पर कोई टाइम है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0, ठीक है। अब TE 2 की अगर हम बात करते हैं, अब 2 की बात करेंगे तो देखिए, अब 2 की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे, TE1 प्लस TE1 to 2, राइट। सो T1 प्लस T1 to 2। तो देखिए T1 पर तो 0 आ ही गया था, ठीक है। अब T2 की अगर हम बात करें तो T2 मीन्स T1 प्लस टोटल ड्यूरेशन। तो T1 प्लस टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी 0, और प्लस T1 to 2 मीन्स टोटल ड्यूरेशन कितना है, 4। तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब जैसे कि हमने T2 का निकाला, उसी तरह हमको T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 और T10 तक निकालना है। तो TE3 का निकालेंगे, 3 का कितना हो जाएगा, वैसे ही निकालेंगे। देखिए अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया कि T1 प्लस T1 to 2। अब इसको भी कैसे लिख दें, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, TE1 प्लस TE1 to 3। अब T1 में कितना था, 0,
प्लस टोटल कितना था 1, तो मतलब ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका T3। तो T2 का तो आपने यहाँ पे लिखते भी जाएंगे। ये कितना होता है 4। ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। ठीक है, मतलब हमको कैलकुलेशन को क्या करना है, फॉरवर्ड की ओर जाना है, मतलब 1 इवेंट से लेकर 10 इवेंट तक की ओर जाना है। उसको एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन। राइट, अब उसी तरह हमने TE4। अब देखिए, अब T4 में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि T4 पर यहाँ पर 2 एरो हैं, एक एरो ये है और एक एरो ये है। तो आप देखिए इसको कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा TE2 प्लस TE224 कॉमा TE3 प्लस TE324। राइट, अब आप देखिए T2 की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 to 4 मीन्स 1, और ये हो जाएगा T3 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 3 to 4, तो ये 3 to 4 कितना है 1, तो 1 प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगा आपका 5 और 2। अब यहाँ पे हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा, तो T4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5। ठीक है, अब उसी तरह जैसे T4 की निकाली, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसको हमने कैसे निकाली। अब T4 के बाद अब हम जो कैलकुलेशन निकालेंगे नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे, T5 के लिए। तो T5 यहाँ पे तब इजी हो जाएगा, T3 तो आपका 1, T4 का तो निकाले, T5 का कैसे हो जाएगा, देखिए T3 पर कितना है 1 और T3 to 5, तो 1 प्लस 6 कितना हुआ 7, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इस 7 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 6 पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए 7 प्लस 4 तो कितना हो गया 11। राइट, अब 7 प्लस 8 तो ये कितना हो गया 15। राइट, अब उसके बाद देखिए 8 की अगर बात करें T8, तो T8 पर कितने एरो हैं 2 एरो हैं, तो 11 प्लस 1 कितना हुआ 12, और यहाँ पर 15 प्लस 2 कितना हुआ 17, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी आपकी 17, तो यहाँ पे मैंने 17 लिखा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 9 पर TL9, तो T9 पे कितना होगा 5 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। ठीक है, अब लास्ट में जो 10 इवेंट है उस पर कितने एरो है 2 एरो है, तो अब 17 प्लस 5 ये हो जाएगा मेरा 22, और 10 प्लस 7 17। अब फॉरवर्ड कैलकुलेशन में हमको क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 5 मीन्स 22। तो ये आपकी सारी वैल्यू क्या हो गई, आपकी फॉरवर्ड वैल्यू हो गई। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर इसका एंड किया, तो ये इवेंट 1 से स्टार्ट हुई तो इवेंट 10 तक ये हमारी टोटल कैलकुलेशन क्या हो गई, फॉरवर्ड कैलकुलेशन हो गई। कैसे निकाला मैंने अभी आपको इसका एक स्टेप्स बता दिए, 2 या 3 स्टेप मैंने करी, जिससे आपको पता चल गया। जैसे कि फॉरवर्ड कैलकुलेशन करी, उसी तरह बैकवर्ड कैलकुलेशन भी होगी। ये था मेरा अर्लियर ऑकरेंस टाइम। अब उसी तरह एक होगा मेरा लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम। अब लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम में सीधी बात है कि अभी हमने फॉरवर्ड में क्या किया, स्टार्टिंग 1 इवेंट से किया तो 10 इवेंट तक। अब हमें 10 इवेंट से स्टार्ट करना है, मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे और हमें फर्स्ट पे आना है, मतलब आप फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड कैलकुलेशन पर आना है। ठीक है, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसा देखिए, ये 22 आपका कंप्लीट हुआ तो लेटेस्ट फिनिश कितना हो जाएगा, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम को किस तरह लिखोगे TL, और ये हो जाएगा 10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट था
20, तो 20 लेटेस्ट ही हो क्योंकि जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट, तो ये लेटेस्ट हो गया, तो इसको मैंने बोल दिया 22। ठीक है, अब जैसे कि TL10, अब मुझे अगर TL9 चाहिए, ठीक है, TL9 चाहिए, तो देखो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। TL9 चाहिए तो TL10 माइनस TE9 to 10, समझ में? देखिए कैसे समझेंगे इसको कि अगर मुझे 9 चाहिए तो पहला ये तो आएगा T, कैसा लिखेंगे इसको, TL10 माइनस TE9 to 10, राइट। इसको इस तरफ तो लिखेंगे, तो देखो TE10 माइनस TE9 to 10, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आपका T मतलब 22 तो आएगा ही, और माइनस 9 to 10 मीन्स 7, तो 22 में से 7 गया तो कितना हुआ आपका 15, तो इसको लिख सकते हो आप 15, 22 माइनस 7 तो इक्वल टू हो जाएगा 15। तो देखिए अब मैं ये स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी कैसे लिखा, तब 22 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हुआ आपका 15, राइट। अब सिमिलरली अगर TL8 की बात करें तो TL8 कितना हो जाएगा, TL8 को भी आप लिख सकते हैं, TL8 को कैसे लिखेंगे, TL8 हो जाएगा आपका, TL8 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो TL10 माइनस TE8 to 10 मीन्स टोटल ड्यूरेशन कितना है 5, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं TL10 माइनस TE8 to 10, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 5 मीन्स ये हो जाएगा आपका 17, राइट। तो यहाँ पे देखिए 22 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 17, राइट। सो 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। अब उसके बाद 8 से अब 7 की ओर जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है, लेटेस्ट माइनस ड्यूरेशन, तो 17 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 15। अब आपको समझ में होगा, मैं बार बार इसमें इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो ये हो गया 15। अब 6 के लिए बात करें तो 17 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 16। उसी तरह अब यहाँ पर देखिए, अब हम अगर अब जैसे कि हम फॉरवर्ड में क्या करते थे कि अगर कोई एरो एक ही जगह पर, दो एरो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर मिलते थे तो हमें फॉरवर्ड कैलकुलेशन में मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन हम यहाँ पे इस इवेंट 5 की अगर बात करें तो यहीं पे लिख देता हूँ इसको, तो TL5 की बात करूँ मैं तो TL5 कैसे लिखूंगा, TL5 पर देखिए यहाँ से दो एरो बैकवर्ड साइड की अगर बात करूँगा तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ TL6 माइनस TE5 to 6, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोमा लगा के इसमें लिखता हूँ TL7 माइनस TE5 to 7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा TL6 मतलब 16 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 मतलब 16 माइनस 4 मतलब 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 माइनस 8 मीन्स 7। अब जैसे फॉरवर्ड कैलकुलेशन में हम मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन कैसी है, फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड है, तो ये 16 माइनस 4 मतलब 12 और 15 माइनस 8 मीन्स 7, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 7 है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब सेम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना है 15 माइनस 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, राइट। अब यहाँ पर थर्ड इवेंट की बात करें तो थर्ड इवेंट में क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 1। अब 10 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 9। अब 9, अब इस इवेंट 1 की बात करें तो इवेंट 1 में कितने एरो हैं, बैकवर्ड साइड में 1 से 2 और 1 से 3 मीन्स TL2 माइनस कितना हो जाएगा
टी 1 to 2 मीन्स 9 माइनस 4 मीन्स कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो देखिए आपका ये 0 भी आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि इवेंट 1 से लेकर इवेंट 10 तक, अब ये जो वैल्यू है 0, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्लियर स्टार्ट टाइम, और इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे अर्लियर फिनिश टाइम, और इसको बोलेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम, और उसके बाद में इसको बोलेंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अगर मैं 1 to 2 एक्टिविटी की बात करूँ तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। उसी तरह मैं हर एक एक्टिविटी के लिए EST, LST, EFT, LFT, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं सारी कैलकुलेशंस को फाइंड कर सकता हूँ। तो ये तो आपको पता चल गया 0, 0, 4, 9, 1, 1, 5, 10, 10, 15, 7, 7, 11, 16, 15, 15, 17, 17 एंड 20, 22, 22। ठीक है, तो ये आपकी सारी फॉरवर्ड कैलकुलेशन और बैकवर्ड कैलकुलेशंस आपकी आ गई है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। अब उसके आगे का जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आगे का है ओके। तो अब अगर नेटवर्क डायग्राम हमने अभी बना लिया, अब उसके बाद हम वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए हमने नेटवर्क डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में टी और टीएल भी फाइंड कर लिया, जो कि हमने इस फिगर में देख सकते हो कि स्टार्टिंग यहाँ से किया, उसका एंड यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो हमने टोटल मीन्स अर्लियर ऑकरेंस टाइम एंड लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम दोनों फाइंड कर लिया। तो इस डायग्राम में जैसे कि आपको दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। उसके बाद में टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट तीनों फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखा टोटल फ्लोट भी फाइंड करना है, फ्री फ्लोट भी फाइंड करना है और इंडिपेंडेंट फ्लोट भी फाइंड करना है हर एक एक्टिविटी के लिए, और क्रिटिकल पाथ तो फाइंड करना ही करना है। अब देखिए आप इस डायग्राम की हेल्प से आप इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखिए आप एक्टिविटी 1 to 2 में ड्यूरेशंस कितना है, टोटल ड्यूरेशंस दे रखा है मेरे पास 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फ्लोट भी फाइंड करना है। कौन कौन से फ्लोट फाइंड करना है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये तीन भी फाइंड करना है। अब मेरे पास 1 to 2 एक्टिविटी के लिए टोटल ड्यूरेशंस कितना है 4। अब देखिए यहाँ से आप क्लियर तरीके से पता कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं 1 to 2 एक्टिविटी है, ठीक है, अगर मैं 1 to 2 एक्टिविटी की बात करता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और इसको बोलूँगा मैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और इसके बाद में ये जस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम, और उसके बाद में ये हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। राइट, सो अब अगर मैं एक्टिविटी 1 to 2 की बात करता हूँ, इस डायग्राम में देखता हूँ 1 to 2, तो ये कितना है आपका अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है 0, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 0। अब उसके बाद में इसका अर्लियर फिनिश टाइम कितना है, तो ये कितना है मेरा 4, तो इसको मैंने 4 लिख दिया। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम ये कितना है 9, सो 9 से वापस इधर की ओर जाऊंगा तो 9 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर, तो ये 1 to 2 एक्टिविटी के लिए हो गया 4 मतलब 0, 4, 9 और 5। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये 1 to 2 एक्टिविटी के लिए हुआ। उसी तरह मैं दूसरी एक्टिविटी के लिए भी कर सकता हूँ, तो मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो 1 to 2 के लिए हो गया। अब 1 to 2 के बाद 1 to 3 की बात करता हूँ। तो 1 to 3 की बात करूँ तो 1 to 3 में मेरे पास टोटल ड्यूरेशन कितना है 1 है। ठीक है, अब इसमें 1 to 3 में अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है 0, उसके बाद में इसका ये कितना हो जाएगा लेटेस्ट अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1, और लेटेस्ट
फिनिश टाइम तो ये 1 और 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह 1 to 3, अब 2 to 4 और 3 to 4 इसका भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर ये क्या काम करेगा, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, और ये काम करेगा आपका अर्लियर फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4, पहले ड्यूरेशन देखेंगे 2 to 4 के लिए कितना है ड्यूरेशन, 1 ड्यूरेशन है। ठीक है, 1 ड्यूरेशन है। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं 4, तो मैंने लिख दिया इसका 4। ठीक है, उसके बाद 4 to 1, ठीक है, 4 to 1 कितना हो गया ये 5, फिर 10 क्या है लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो उसी तरह मैं सारी एक्टिविटी के लिए सिमिलर मैनर में इस टेबल को जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर लिख दूंगा। अब 3 to 4 की बात करें तो 3 to 4 में ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 3 to 4 में ड्यूरेशन दे रखा है 1। अब देखिए 3 to 4 को भी अगर मैं लिखता हूँ तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना हुआ 1, फिर उसके बाद अर्लियर फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 1 to 1, टोटल हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 to 1 मीन्स टोटल 2, और 10 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और उसके बाद में 1 plus 1 2, फिर 10 लेटेस्ट फिनिश्ड, सॉरी ओके इसका 1 आएगा, वो 1 plus 1 ये हो जाएगा 2, फिर लेटेस्ट फिनिश 10, 10 माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 10 और 9। सिमिलरली पूरी टेबल का पूरी एक्टिविटी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पूरा उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखते हैं 3 to 5, 3 to 5 को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका अर्लियर स्टार्टिंग टाइम। पहले तो इसका ड्यूरेशन देखेंगे, 3 to 5 का ड्यूरेशन कितना है, टोटल ड्यूरेशन है इसका 3 to 5 का 6। ठीक है, अब 3 to 5 में आपका अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कितना है 1, फिर 1, अब उसके बाद 1 plus 6 तो ये कितना हो जाएगा 7, तो मैंने लिख दिया 7, और फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 7 तो ये हो जाएगा 7, और माइनस 6, 7 माइनस 6 तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो उसी तरह सभी को लिख दिया। अब मैं दूसरी एक्टिविटी 4 to 9, 4 to 9 को अगर लिखना चाहता हूँ तो उसको भी लिख सकता हूँ। 4 to 9 में देखिए 5, तो 5 ये हो जाएगा, पहले तो ड्यूरेशन देखेंगे 4 to 5 9 का कितना ड्यूरेशन है, टोटल 5 ड्यूरेशन है, तो ये 5 में लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 5। उसके बाद इसको मैं इस तरह थोड़ा ताकि जल्दी समझ में आए आपको। ठीक है, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 4 to 9 में कितना है ये 5। ठीक है, 4 to 9 में ये है 5। अब 5 स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, उसके बाद 5 plus 5 तो कितना हो गया 10, और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 15, 15 और माइनस 5 तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 मीन्स 10। ठीक है, तो आप सभी एक्टिविटी का हम लिख सकते हैं एक साथ पूरा। 5 to 6 का लिख सकता हूँ मैं, 5 to 6 का यहाँ पे लिख दिया मैंने, 5 to 6 का 4 ड्यूरेशन और 7 उसके बाद 15 और 7। ठीक है, कैसे 5 to 6 का, क्योंकि 7 plus 4 कितना हुआ 5 to 6 का, राइट, तो 7 plus 4 कितना हुआ आपका 11। ओके ओके, यहाँ पे 11 आएगा, 11 और 16 माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब 5 to 7, अब 5 to 7 की बात करें तो देखिए 7
और 8 मतलब 7 तो आपका 5 to 7 में, पहले तो ड्यूरेशन देखेंगे 5 to 7 में कितना ड्यूरेशन है 8, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 और 7 + 8 तो ये हो जाएगा 15 और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 15 - 8 तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह लिख दिया। अब 6 to 8 को भी लिख सकता हूँ। 6 to 8 में कितना है ड्यूरेशन टाइम 1, तो उसको यहाँ पे लिख दिया 1। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 11 + 1 तो ये हो जाएगा 12 और फिर 12 उसके बाद में 17 - 16 तो ये हो जाएगा आपका 1 तो 16, ठीक है। तो 6 to 8 का भी हो गया। अब 7 to 8 का अगर लिखना है तो 7 to 8 का मैं कैसे डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ। ड्यूरेशन पहले तो 2 देख लिया, फिर उसका 15, ठीक है, 15 + 2 17, फिर 17 और 17 - 2 मतलब 15। उसी तरह 8 to 10, तो 8 to 10 का कितना हो जाएगा 8 to 10 का हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 17 और +5 17 + 5 22 तो 17 22 तो 22 - 5 तो ये 17, तो इसको भी लिख सकता हूँ 5 तो ये हो जाएगा 17 22 22 और 17, ठीक है। अब 9 to 10 तो ये तो डायरेक्टली 9 to 10 यहीं से स्टार्ट होगा। 9 to 10 10 और 7 17 22 - 7 15 तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका ड्यूरेशन पहले देखेंगे 9 to 10 तो 9 to 10 का ड्यूरेशन कितना है 7 तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 10 17 22 और ये हो गया आपका 15, ठीक है। तो अभी मैंने आपको EST EFT LFT और LST की वैल्यू कैसे निकाली आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फ्लोट कैसे निकालते वो भी आपको पता चल गया था। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं, फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते हैं। तो वो भी मैं आपको एक स्टेप बता दूंगा, उसके बाद दूसरी स्टेप मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा, जिससे आपका टाइम भी क्या होगा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल फ्लोट की बात करें तो टोटल फ्लोट में मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि टोटल फ्लोट में अगर मैं एक्टिविटी 1 और 2 की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ एक्टिविटी 1 और 2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर टोटल फ्लोट कितना हो जाएगा। एक्टिविटी 1 और 2 की बात करूँगा तो टोटल फ्लोट ये हो जाएगा कि मैं कितना रिलैक्सेशन या कितना डिले प्रोवाइड करूँ, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को, कि प्रोजेक्ट के टाइम में इफेक्ट नहीं पड़े। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए फॉर्मूला था आपका LFT - EST और टोटल टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला था LFT - EST और माइनस टाइम ड्यूरेशन, तो 9 - 0 और माइनस टाइम ड्यूरेशन, तो कितना हो गया ये टोटल 5, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि फ्लोट कैसे निकालते हैं, तो फ्लोट भी आपका निकल जाएगा। या एक फ्लोट निकालने का एक आसान सा तरीका है कि आप पढ़ेगी कि जहाँ पर EFT और LFT, आप देखिए EFT और LFT FF वाले टर्म्स देखिए, या EST या LST SS वाले टर्म्स देखिए, तो आप अगर EFT LFT की बात करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा 5, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 0। तो ऐसे सभी का डिफरेंस भी निकाल सकते हो। और अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट का मतलब ये है कि हम किसी भी एक्टिविटी को अगर कोई भी टाइम रिलैक्सेशन या डिले प्रोवाइड करते हैं तो उसके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या था कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है 0 EST और ख़त्म कहाँ होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो EST और लेटेस्ट फिनिश टाइम के बीच का जो ड्यूरेशन है उसका डिफरेंस और माइनस टाइम ड्यूरेशन। तो वैसे हम सभी एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिक्स यही है कि EFT - LFT इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हम टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं। तो देखिए EFT LFT, तो टोटल फ्लोट अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो या एक्टिविटी के हिसाब से निकालें तो ये कितना होगा 9 - EST और माइनस ड्यूरेशन, तो ये हो गया आपका 5, कितना हो गया ये 5,
ठीक है। अब 1 2 3 1 1 0 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 की अगर बात करें तो 0 और 1, ठीक है। तो 1 माइनस 0 1 और माइनस 1 ड्यूरेशन तो 0, तो ये 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। फिर 5 और 10 इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 5, ठीक है। उसके बाद में 2 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 8, 7 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 0, 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 5, कितना होगा 5। इसके बाद में 16 और 11 के बीच 16 और 11 के बीच का डिफरेंस, सॉरी एक सेकंड, ओके। सो 11 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 5, और 15 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 0, 12 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 5। उसके बाद 17 और 17 के बीच का डिफरेंस 0, 20 और 22 के बीच का डिफरेंस 0, और 17 और 22 के बीच का डिफरेंस 5। तो आपका ये टोटल फ्लोट निकल गया। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका टोटल फ्लोट निकल गया। अब जब टोटल फ्लोट निकल जाता है ना, तो जहाँ पर आपका फ्लोट 0, दैट मीन्स वो आपका मैक्सिमम टाइम है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी टाइम के लिए, ठीक है। क्यों 0 फ्लोट का मतलब ये है कि अब इसमें और रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन नहीं है मीन्स अब आप और डिले प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल टाइम पर्टिकुलर उस एक्टिविटी के लिए। तो अगर आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए जो टोटल फ्लोट की जो वैल्यू है जहाँ पर 0 आ रहा है, तो देखो 0 कहाँ पर आ रहा था, एक तो आ रहा था आपका 1 2 3 एक्टिविटी में आ रहा था 0, उसके बाद 3 to 5 एक्टिविटी में आ रहा है आपका 0, उसके बाद 5 to 7 में आ रहा है आपका 0, 7 to 8 में 0 आ रहा है, और आपका 8 to 10 में 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन पर्टिकुलर एक्टिविटी जो 1 to 3 जहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसको हमको डबल लाइन से यहाँ पर या इसको रेड लाइन से, ठीक है। 1 to 3 0, उसके बाद 3 to 5 ये भी 0, उसके बाद 5 to 7 ये, उसके बाद 7 to 8 जहाँ पर 0 आ रहा है इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद 8 to 10, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क डायग्राम में ये जो लाइन है जिसको मैंने रेड पेन से मार्क किया, इंडिकेशन दिया, ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। जो कि क्रिटिकल पाथ के ये जो एक्टिविटी है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी, और ये जो पाथ इससे जो हमने ट्रेस किया इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पाथ ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अभी मुझे दो चीज़ और बताना है, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, टोटल फ्लोट निकालने के बाद हमको फ्री फ्लोट निकालना होता था। फ्री फ्लोट के अगर मैं इस पर्टिकुलर एक एक्टिविटी से आपको समझ सकते हैं कि 1 to 2 एक्टिविटी है, तो मुझे फ्री फ्लोट निकालना हो तो फ्री फ्लोट कैसे निकालूंगा। तो फ्री फ्लोट के लिए मैंने क्या समझाया था आपको कि किसी भी एक्टिविटी के लिए रिलैक्सेशन टाइम या डिले टाइम प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, लेकिन ये अर्लियर फिनिश टाइम से पहले क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका फ्री फ्लोट का, ये था EFT माइनस EST और माइनस ड्यूरेशन। तो ये कितना हो जाएगा, हर एक एक्टिविटी के लिए आप क्या निकाल सकते हो, फ्री फ्लोट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ्री फ्लोट कितना निकल जाएगा, अब 1 to 2 के लिए 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 फिर माइनस 4, तो टोटल कितना 4 माइनस 0 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0। किसी भी एक्टिविटी के लिए निकाल तो फ्री फ्लोट भी आप निकाल सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, तो ये फ्री फ्लोट भी हो जाएगा आपका।
तो ये हो जाएगा आपका 0, 1 to 3 के लिए भी 0, 2 to 4 के लिए। अब 2 to 4 के लिए देखोगे आप, 2 to 4 के लिए अगर बात करूँगा तो 2 to 4 के लिए कितना हो जाएगा 5 - 4, टोटल डिफरेंस कितना 1, 1 - 1 तो ये भी 0। ठीक है, तो फ्री फ्लोट तो इजी हो गया। 0, उसके बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 4 to 9 के लिए भी 0 और 5 to 6 के लिए, 5 to 6 के लिए हो जाएगा आपका 0 और उसके बाद 5 to 7 के लिए 0, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए भी 6 to 8 और 6 to 8 के लिए भी 0 और 7 to 8, 7 to 8 के लिए भी 0, 8 to 10, 8 to 10 के लिए भी 0 और 9 to 10, 9 to 10 के लिए भी कितना हो जाएगा ये 9 to 10 के लिए हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए एक बार चेक करते हैं, 6 to 8 के लिए चेक करते हैं, देखते हैं इसमें थोड़ा सा। 6 to 8 तो कितना 6 to 8, 17 - 11, 17 - 11 मीन्स 6, तो 6 - 1 5। ओके, तो 6 to 8 के लिए 5 होगा, कितना होगा 5। ठीक है, अब आप इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालोगे तो इंडिपेंडेंट फ्लोट की अगर बात करें, अगर मैं 1 to 2 एक्टिविटी की बात करूं तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा यहाँ पे। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए होता है जनरली हमको LST और EFT, मीन्स आपको क्या करना, किसी भी एक्टिविटी के लिए जो भी रिलैक्सेशन टाइम प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी जो एक्टिविटी होती है उसके सक्सेसर को भी डिस्टर्ब ना करें, जो एक्टिविटी है उसके आगे के सक्सेसर को भी इफेक्ट ना करें और उसके जो लेटेस्ट फिनिश टाइम की जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है उसको भी इफेक्ट ना करे। तो वो कितना था फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला आपके पास, ये था, ये हो जाएगा 4 - 0, 4 - 0 - 4 मीन्स 0। तो ये फ्री फ्लोट भी निकल जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट भी निकल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना हो जाएगा 0। उसी तरह आप दूसरी एक्टिविटी के लिए भी निकाल सकते हो 0। फिर 2 to 4, अब देखिए, अब मैं 2 to 4 के लिए अगर निकालता हूँ 2 to 4 तो देखिए 2 to 4 में ये हो जाएगा 5 - 9, तो 5 - 9 तो ये हो जाएगा -4 और ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूरेशन तो -4 - 1 मतलब -5। तो अब इसमें क्या होगा कि जो 2 to 4 एक्टिविटी में जो वैल्यू होगी वो -4 है। ठीक है, अब -4 का -5 का मतलब ये जो आपका रिलैक्सेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप काउंट कर ही नहीं सकते हो और ये किसके अप्रोक्सीमेट मानेंगे, इसको हम 0 के अप्रोक्सीमेट इसको कंसीडर करते हैं। और 3 to 4, तो 3 to 4 तो आपके पास है ही यहाँ पे। 3 to 4 में आप देखिए 5 - 1, 4, 4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 5, 3 to 4, यस। तो 3 to 4 में क्या है 5 - 1 और 5 - 1 मतलब 4, 4 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3। उसी तरह उसके बाद 0, फिर 4 to 9 के लिए देखेंगे तो 4 to 9 के लिए भी कितना होगा 0 और 5 to 6 के लिए देखेंगे। ठीक है, 5 to 6 के लिए तो ये भी कितना हो जाएगा 0 और 5 to 7 के लिए देखेंगे तो 5 to 7 देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 to 7, 5 to 7 मीन्स 15 और 7, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8 और 8 - 8 तो ये हो जाएगा 0, तो इसको भी 0 काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। सो फ्री फ्लोट इसमें भी कितना हो जाएगा 0, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोट इसमें भी 0, 0, 0 और 0। ठीक है, तो आपको एक चीज़
क्लियर हो गई। टोटल फ्लोट कैसे निकालते ये भी पता चल गया, फ्री फ्लोट कैसे निकालते ये भी पता चल गया, और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते ये भी पता चल गया। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालना। हम एक एक्टिविटी 1 और 2 को समझ लेते हैं, जिसमें एक बार फिर से बताता हूँ। अगर फ्री फ्लोट की टोटल फ्लोट की बात करेंगे तो EST माइनस LFT, EST माइनस LFT, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो कितना था 9 माइनस 0 और -4 ड्यूरेशन, तो वो कितना निकाला था मैंने यहाँ पे 5। अब फ्री फ्लोट की बात करेंगे 1 और 2 एक्टिविटी के लिए फ्री फ्लोट, तो फ्री फ्लोट के लिए मैंने क्या बताया था कि फ्री फ्लोट में एक्टिविटी के सक्सेसर को इफेक्ट नहीं हो और स्टार्ट कहाँ से हो, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम। सो EFT मीन्स 4 माइनस 0 और -4, तो ये 0, फ्री फ्लोट 0। और इंडिपेंडेंट फ्लोट का क्या है कि कोई भी एक्टिविटी उसके सक्सेसर को भी इफेक्ट नहीं करे और उसके प्रीडिसेसर लेटेस्ट फिनिश टाइम को भी इफेक्ट नहीं करे। मतलब ये हो जाएगा, मतलब अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, मतलब किसी भी एक्टिविटी, मतलब सक्सेसर एक्टिविटी के अर्लियर स्टार्टिंग टाइम को भी इफेक्ट नहीं करे और उस एक्टिविटी के जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी उसके लेटेस्ट फिनिश टाइम को भी इफेक्ट ना करे। तो 4 माइनस 0 -4 तो 0। तो इसी तरह मैंने ये इंडिपेंडेंट फ्लोट भी निकालते, उसी तरह सारे फ्लोट भी निकल जाएंगे। और उसके थ्रू अब हमारा जो नेटवर्क डायग्राम जो हमने ड्रॉ करा था वो किसके बेस पर ड्रॉ करा था, फ्री फ्लोट के बेस पर, सॉरी टोटल फ्लोट के बेस पर हमने ड्रॉ करा था। तो टोटल फ्लोट के बेस पर मैंने ड्रॉ किया था। अब इसके साथ टोटल जो टाइम है, जो टोटल क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल टाइम, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल टाइम। तो क्रिटिकल टाइम्स कितना हो जाएगा 1 6 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 और 2 17 और 5 22। तो टोटल डेज कितना हुआ 22 डेज। सो इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल टाइम या क्रिटिकल एक्टिविटी निकालना आ गई तो आपको आने वाले न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में आपने जो क्रिटिकल पाथ में जो क्रिटिकल टाइम है ये भी निकाल दिया, और क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा आपका ये इस तरह बन जाएगा। देखिए तो इसको मैं कैसे बनूंगा, क्रिटिकल पाथ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ को अगर मैं बनाऊँ तो 1 2 2 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 8 और 8 2 10। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 22 डेज। तो इसी के साथ ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर कंप्लीटली तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।